स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश के ज्यादातर युवाओं की अगर बात की जाए, किसी को नेता बनना है, किसी को अभिनेता बनना है, और अगर किसी को नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, तो हमारे युवाओं की जो सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली ख्वाहिश होती है वो उनको बनना होता है आईएएस, उनको बनना होता है आईपीएस, क्योंकि वर्दी पहननी है ताकि वो देश की सेवा कर सकें। कुछ लोगों को आईआरएस बनना होता है, कुछ लोगों को आईएफएस बनना होता है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है, सिविल सर्विस का एग्जाम देना होता है। अब सोचिए कि इन बच्चों को जो गुरु पढ़ाते होंगे वो कितने विद्वान होते होंगे, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होगा, उसके बाद भी वो सिविल सर्विस की क्लासेस इन बच्चों को दे पाते होंगे। क्या कभी आपने सोचा कि एक 11 साल या 12 साल का बच्चा यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा सकता है? शायद आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन ये हकीकत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र केवल 12 साल है। हमारे साथ इस वक्त हैं यशवर्धन सिंह। यशवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पास। और यशवर्धन के साथ साथ उनके पिता डॉक्टर अंशुमन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत यशवर्धन, हम आपसे तमाम सवाल पूछेंगे और हमारी जो ऑडियंस है वो भी आज आपसे सवाल करने वाली है, क्योंकि जो आपका विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंध, इसको लेकर तो हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, इतनी कम उम्र, 12 साल की जो उम्र होती है, उसमें बच्चे खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको लगता है यार पढ़ाई का बोझ हमको नहीं चाहिए। आप पढ़ भी रहे हैं और यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं, शुरुआत कहाँ से? मैम बेसिकली 2017 में मेरी मदर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्टेड एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और उस टाइम कहीं ना कहीं क्वेश्चन से शुरू हुआ कि मम्मा आप पढ़ क्या रही थी, आप क्या कर रहे हो, आप इतनी देर रात तक जगते हो, इतनी सारी किताबें पढ़ते हो, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो, क्या होता है ये, क्या होता है हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, पॉलिटी क्या होता है। उस पॉइंट से शुरू हुआ और धीरे धीरे मैंने मम्मा की बुक्स पढ़ी, खुद से कई सारी बुक्स पढ़ी, इंटरनेट सोर्सेज, आर्टिकल्स, जर्नल्स, जितना मुझे नॉलेज ग्रैब कर सकता था, जितना मैं नॉलेज ग्रैब कर सकता था, वहाँ तक मैंने किया। और 2019 तक एक ऐसा स्टेज आया जब मैंने जगह पढ़ाना शुरू किया, और 2021 के बाद से मैंने एक नई चीज़ शुरू की, जो कोविड के टाइम पर, उस टाइम कहीं ना कहीं मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गाँव में जाके, शहरों में, कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ से शुरू किया, फिर डिग्री कॉलेजेस, और आज के समय मैं कोचिंग्स में, इंस्टीट्यूट्स में सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एनडीए, सीडीएस से लेके स्टेट पीएससी, एसएससी और अन्य भी कई सारे एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रही हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए आप कि 7th क्लास से और सीधा 9th क्लास में आप पहुंच गए, इतनी लंबी छलांग कैसे मारी? हाँ, बेसिकली जब मेरा क्लास 6 का सेशन जब एंड हुआ था, तो उस टाइम मेरे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आया कि होता क्या था कि कई बार कई सारे, मतलब क्योंकि आज भी कई सारे स्कूल्स में जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं वो क्लास 9 तक नहीं चलाई जाती हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर प्राइवेट पब्लिकेशंस के जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो चलाई जाती हैं। तो हम लोग पूरा टाइम अभी तक क्लास 6 तक हम लोग यही पढ़ते हुए आए थे, जो पब्लिकेशंस थी, बट उसमें भी कई बार ऐसा भी निकल जाता था कि मिस्टेक्स कई सारी निकल जाती थी। लाइक मुझे अभी भी याद है, क्लास 6 में मुझे एक ऐसा मौका आया था जब क्लास 6 में एग्रीकल्चर का चैप्टर था। एग्रीकल्चर के चैप्टर में कौन से व्हीट रिच कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया था, इजिप्ट था, पाकिस्तान था, और उसमें एक और नाम था जिसका नाम है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अब वो कंट्री जो 30 इयर्स बैक डिसॉल्व हो गया, उसको आज भी क्यों बताया जाता है और आज भी टेक्स्ट बुक्स में क्यों, वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। बिकॉज मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी, तो मुझे ये भी समझ में आ गया था कि ये कोई ऐसा छोटा मोटा एरर नहीं हो सकता यूएसएसआर को बताना। तो उसके बाद मेरे मन में उसी टाइम से कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठने शुरू हो गए थे, और फिर मैंने धीरे धीरे जब मेरा सेशन नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपने फादर को बोला कि पापा मुझे क्लास 6, 7, 8 में नहीं पढ़ना, मैं अब सीधा 9th ले जाऊँगी। मैं 9th की टेक्स्ट बुक देखी, सिलेबस देखा,
और सिलेबस को देखने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि वो सब तो मैंने पढ़ा है, और अगर बोर्ड से ऐसा कोई प्रोविज़न ना होता हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं अभी मैं किसी डिग्री कॉलेज में होता अभी। तो फिर ये चीज़ है। अच्छा, अभी आपने एनसीईआरटी की बात की, तो हाल ही में अभी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, उनके बारे में आपको पता है? क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है कि आखिरकार क्या हटाया गया है और क्या ऐड किया गया है। तो बेसिकली एनसीईआरटी जो है वो टाइम टू टाइम अपने सिलेबस चेंज करते रहते हैं और कहीं ना कहीं अपडेट करते रहते हैं, और आउटडेटेड चीज़ों को हटाती रहती है, या फिर जो फैक्चुअली गलत चीज़ें हैं उनको हटाती रहती हैं। तो वैसे ही क्लास 12 और क्लास 10 की कई सारी बुक्स में कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थी, या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो फैक्चुअली गलत थी और कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठाए जा सकते थे। उन चीज़ों को क्लास 12 और क्लास 10 की टेक्स्ट बुक से हटाई। अच्छा, अभी हालांकि पूरी तरीके से जानकारी निकलकर बाहर सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे मुगलों को लेकर तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इतिहास से छेड़छाड़ की गई, उनकी बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। एनसीईआरटी का अपना कहना है कि भाई 9th क्लास में बच्चों के ऊपर इतना बोझ बन रहा था और 12th में भी वही पढ़ाया जाना है, तो इसलिए हमने 9th क्लास से हटा दिया। लेकिन निराला जी की भी बहुत सारी चीज़ें हटाई गई हैं। क्या आपको इन सब के बारे में जानकारी है? जी मैम, बेसिकली अभी के इस वक्त में तो इसमें कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे सकता, बट जो एक कहा जाए तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनली, या फिर कहा जाए तो फिर एक सॉवरेन ऑर्गेनाइजेशन जो है, या फिर कहा जाए तो फिर जो सॉवरेन इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा जो जवाब आता है, या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा आंसर जो आता है उसी को हम लोग लेके चलेंगे रेलेवेंट। तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि जो एनसीईआरटी ने किया है वो कहीं ना कहीं एक उसका स्टेप है, और उसमें जो भी दिया कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों के जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स और बाकी सब जो एस्पिरेंट्स हैं और जो नॉर्मल पीपल है उसमें कंट्रोवर्सीज तो हो सकती है, पॉलिटिक्स को भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भी लेके चलना है कि एनसीईआरटी क्या ठीक है, चलिए ये तो बात हुई यहाँ पर एनसीईआरटी को लेकर। अब आपके विषय पर आ जाते हैं। आप ये बताइए, क्योंकि इस वक्त G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है, लेकिन G20 की अध्यक्षता जब होती है तो अलग अलग जगह मीटिंग होती है। मान लीजिए कि अगर एजुकेशन की बात की जाए तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो शहर सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है, बहुत अच्छे से वहाँ पर एजुकेशन को समझा जा रहा है, तो वहाँ पर मीटिंग होगी। अगर बात पर्यटन को लेकर होगी तो उत्तराखंड में पर्यटन की मीटिंग होगी। इस तरीके से जगह जगह बैठकें जो हैं वो की जाती हैं G20 की। तो आसान भाषा में जो हमारे दर्शक इसको समझ सकें, आपका क्या कहना है G20 की अध्यक्षता के दौरान क्या कुछ चीज़ें होती हैं जब अध्यक्षता मिलती है? देखिए, G20 एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली जो 20 जो मोस्ट कहा जाए तो फिर इकोनॉमिकली पावरफुल जो कंट्रीज हैं और जिनके पास इकोनॉमिक पावर है इस वर्ल्ड में, और जो कहीं ना कहीं इस पूरे वर्ल्ड का 80% ऑफ द जीडीपी रखती है अपने पास, तो वो 20 कंट्रीज़ जो हैं उनको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1998 में, जिसको कहते हैं G20 या फिर ग्लोबल 20। ठीक है कि G20 बेसिकली 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। उस टाइम बेसिकली जो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स होते थे, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आती है, तो वैसे जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते थे और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स होते थे, मेनली उनकी बैठकें होती थी। बट 2008 से 2008 से इस प्रोविज़न को चेंज किया गया, और तब से जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वो जो 20 लीडिंग कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हैं और फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, वो मिलते हैं और ये हर साल बैठकें होती हैं। ठीक है, ये तो G20 को लेकर बात हो गई। मैं यूक्रेन युद्ध को लेकर भी आपसे जानना चाहूँगी। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में पावर इक्वेशन किस तरीके से बदला है? जी देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर को अगर क्लियरली समझे, बेसिकली है क्या कि पूरा एक इनसिक्योरिटी का मामला है, और जो भी सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन से यानी 1991 के बाद से जो पैक्ट हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में कि यूक्रेन न्यूट्रल कंट्री के रूप में खुद को एस्टैब्लिश करेगा और खुद को गवर्न करेगा, बट यूक्रेन कहीं ना कहीं उससे हटता गया। और कहा जाए तो फिर इनफॉर्मल पैक्ट था, जो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो फिर कन्वेंशन टाइप का था, जो परंपरा चली आ रही थी। बट ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ, फिर जो धीरे धीरे जो यूक्रेन था, यूक्रेनियन गवर्नमेंट का जो शिफ्ट था
कहीं ना कहीं प्रो रशियन से लेके प्रो लिबरल या फिर प्रो वेस्ट टाइप की आइडियोलॉजी में जो शिफ्ट हुआ, उससे कहीं ना कहीं एक खतरा बन रहा था कि यूक्रेन भी कहीं ना कहीं नाटो में तो शामिल नहीं हो जाएगा। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो में जाने का बेसिकली मतलब यही होता है कि आप यूएसए के एलाई बन रहे हो। और अगर आप यूएसए के एलाई बन रहे हो तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि यूएसए के टैंक्स, जर्मन टैंक्स, सब लोग आपके बॉर्डर पे खड़े हैं और रशिया आपके बॉर्डर पे। और रशिया को इसी वजह से सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हुई। और ये जो पूरा रशिया यूक्रेन वॉर है बेसिकली ये इनसिक्योरिटी के लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर आपने जैसा कि कहा कि पावर इक्वेशन कैसे चलती है और इसके क्या इफेक्ट्स हैं और क्यों रशिया हारा। बेसिकली रशिया का मेन चीज़, रशिया से सीखने के लिए ये चीज़ थी बिकॉज पुतिन की जो पर्सनल आइडियोलॉजी थी वो यही थी कि यूक्रेन तो एक छोटी सी कंट्री है, अलग बात है यूरोप की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है अगर हम लोग रशिया को नहीं लेते, तो फिर कहीं ना कहीं उसके पास मैन पावर है बट कहीं ना कहीं वो वीक तो है, छोटी कंट्री है, ना ही उतनी पावरफुल कंट्री है। हम तो 10 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे। और यही सच बात भी है कि पुतिन 10 दिन का ही प्लान लेके चल रहे थे कि हम लोग इधर से अटैक करेंगे, हम लोग डोनबास वाले रीजन से एंटर करेंगे यूक्रेन को, खेरसोन वाले रीजन से यूक्रेन में एंटर करेंगे, क्राइमिया वाले रीजन से, और उसके बाद हम लोग बेलारूस वाले रीजन से एंटर करेंगे विच इज़ हम लोग का जो नॉर्दर्न बॉर्डर वाला, जो कीव के पास, जो उसकी राजधानी के पास वाला एरिया, वहाँ से एंटर करेंगे। और कीव को अगर आप किसी भी युद्ध में अगर आप सेनापति को हरा देंगे या फिर अगर आपने राजा को मार दिया या फिर सेनापति को मार दिया, आप ये समझ लीजिए आपने युद्ध जीत लिया है। तो मेन आपको राजा और सेनापति को ही टारगेट बनाना है। तो रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ कि रशिया ने मेन टारगेट यही अपनाया कि अगर हम लोगों ने वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को अगर न्यूट्रलाइज कर दिया तो यूक्रेन को भी न्यूट्रलाइज कर लेंगे और सो कॉल्ड डीनाजिफिकेशन करके ख़त्म कर देंगे। और इसमें पावर इक्वेशन में चेंज हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं और रशिया का ओवर कॉन्फिडेंस भी था और कहीं ना कहीं अब देखिए आपने जो ये कहा ना कि जो पावर इक्वेशन है उसमें कैसे चेंज आया, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसको हम लोग अभी बहुत ज़्यादा लाइटली लेके चल रहे हैं। ऑल ओवर जर्मनी, ऑल ओवर फ्रांस कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे मार्च अप्रैल लास्ट ईयर जब वॉर शुरू हुई थी, तब कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड जिसमें पीस की बात की जा रही थी। कई सारे प्रो रशियंस थे, कई सारे प्रो यूक्रेनियंस थे, कुछ लोग ऐसे भी थे कि हमको वॉर नहीं चाहिए हम लोग प्रो रशियन थे। बेसिकली जर्मनी में जैसे आपने सुना होगा कि जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा ये डिबेट का मुद्दा बन गया था, पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था कि यूक्रेन को सपोर्ट करेगी नहीं। अगर जर्मनी ने टैंक भेजे तो फिर जो कई सारी जर्मनी की जनता है उसके हिसाब से आप अपना पैसा क्यों डुबा रहे हो, और आप तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के ही ज़माने में जा रहे हो, आप तो वर्ल्ड वॉर 2 वाले ज़माने में ही खींच के ले जा रहे हो, वर्ल्ड वॉर 1 वाले ज़माने में खींच के जा रहे हो। हम लोग को वॉर नहीं चाहिए, पीस चाहिए, और कहीं ना कहीं प्रो रशियन स्टेटमेंट भी। ठीक है यशवर्धन, हमारे साथ फिलहाल सिविल सर्विस के एडवोकेट ऋषि द्विवेदी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जो आपसे सवाल करेंगे। ऋषि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका और यशवर्धन को बहुत बधाई। मैं उन्हें सुन रहा था और काफी अच्छा नॉलेज उनका जो रशिया यूक्रेन वॉर पर वो बता रहे थे। एक तो बहुत प्रभावित है हम लोग कि एक 12 साल का बच्चा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा है। तो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक प्रश्न तो मैं ये जानना चाहता हूँ यशवर्धन से कि जैसे हम लोग जानते हैं जैसे यशवर्धन की जो शिक्षा का पैटर्न है उससे मुझे पता चला कि वे पॉलिटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर एक बेहतर पकड़ रखते हैं, उसे पढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा पॉलिटी से रिलेटेड है कि जैसे सामान्यतया यह देखा जाता है कि राजनीति का जो शिक्षक है या पॉलिटिकल साइंस का जो शिक्षक है वह विषय से अधिक अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर विषय को व्याख्यायित करता है। एक तो फैक्चुअल कंडीशन हो गई कि आपने फैक्ट्स बता दिए क्या क्या है, लेकिन जब हम कोई ऐसी बात करें जिसमें आपका लोक अधिनियम का जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है जिसे हम पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहते हैं, ऐसी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं और चुनाव सुधार में हम प्रवेश करते हैं, तो हमें समाज को समझना पड़ता है कि समाज में क्या परेशानियां चल रही हैं, किस प्रकार से हम चुनाव को व्यवस्थित रूप से कंडक्ट करा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यशवर्धन अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं पॉलिटी के लिए। सर बेसिकली होता क्या है कि आप भी यूपीएससी के क्षेत्र में हैं और कई साल से और आप भी पढ़ा रहे हैं, तो आप तो ये बात समझते ही हैं कि यूपीएससी ऐसा सब्जेक्ट, ऐसी चीज़ नहीं है, या फिर ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि वो आपसे ऐसे पूछेगा कि मतलब
ऐसा नहीं है कि वो एक सीरीज चले तो उसी सीरीज में वो एग्जाम्स पे आंसर्स आते जाएंगे, कहीं ना कहीं पैटर्न भी चेंज होता रहता है। लाइक जैसे 2022 में एक नया पैटर्न आया था कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जो ऊपर दिए गए हैं। इसमें ये नहीं बताना था कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें ये बताना था कि मतलब कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यूपीएससी अपना पैटर्न बदलता रहता है, बट कहीं ना कहीं यूपीएससी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब वो कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछेगा। और कहीं ना कहीं अब तो ऐसा भी लग रहा है कि मतलब एक मजाक चल रहा था, मतलब एक जोक बन गया था कि लगता है अब जो यूपीएससी है वो रॉकेट साइंस से भी क्वेश्चन पूछेगा। बिकॉज द थिंग इज कि जो यूपीएससी है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो नहीं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन जरूर है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो उसमें मैं बेसिकली करता क्या था कि लास्ट 28 ईयर्स सारे तो फिर लास्ट 30 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में, पैटर्न क्या आया है और बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स रहे हैं जो हमेशा से रहे हैं, और आप एक तरीके से कहेंगे कि जो ट्रेंड रहा है यूपीएससी के क्वेश्चंस का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का, उसमें एक अगर आप अच्छे से इंटू इट होते तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये आने लगता है कि अरे यार ये कुछ ना कुछ इस एक स्पेशल टॉपिक हो सकता है, इससे अगली बार क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से तैयार रखें। ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यशवर्धन, आप ये बताइए, अब हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद 9th क्लास में हैं और यूपीएससी के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं, आपको होमवर्क भी मिलता होगा, वो भी करते होंगे, फिर उसके बाद इतनी सारी स्टडी कहाँ से आप करते हैं और कैसे यूपीएससी के बच्चों को आप कोचिंग देते हैं? मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली अपने आप ही टाइम टेबल बन जाता है मेरा। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि जो हम लोगों का जो स्टडीज़ होता है, मॉर्निंग स्टडीज़ में पहले कंप्लीट करता हूँ, जो मेरा 4:30 से शुरू होता है और कहीं ना कहीं 7 o'clock तक चलता है मेरा मॉर्निंग स्टडी। उसके बाद मेरा स्कूल हो गया, तो उसके बाद वापस घर आना, फिर एक ब्रेक लेता हूँ, अच्छा तो उसमें खाना वगैरह जो भी होता है, फ्रेश वगैरह होके एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, 30 मिनट्स टू 1 hour का एक ब्रेक। उसके बाद थोड़ा सा आफ्टरनून स्टडीज़, और उसके बाद मेरा कोचिंग, जो मैं अपनी स्टडी, जो मेरा पढ़ाने के लिए भी और खुद भी पढ़ने के लिए भी जो मैं कोचिंग लेता हूँ वो चीज़। और उसके बाद 6 बजे के बाद, तो 6 बजे के बाद से लेके अगर मुझे मैंने कोई नई किताब खरीदी है जिसमें मुझे अपना टाइम स्पेसिफिकली डेडिकेट करना है, तब तो वो और भी खींच सकते हैं रात के 1-2 बजे तक। बाकी मेरा जो नॉर्मल रहता है वो 12 बजे तक रहता है, 6 से 12। आपकी जो विद्वता है वो तो पूरा देश देख रहा है, लेकिन हमारे न्यूज़ रूम में भी बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं आज आपसे सवाल करने के लिए। तो अब उन विद्वानों की बात आपसे सवाल। जो नेटो कंट्रीज, जैसा आपने बोला, उसको काउंटर करने के लिए कम्युनिस्ट ब्लॉक ने भी एक फैसला लिया था। व्हाट वाज इट? दैट वाज द वॉर्सो पैक्ट। फाइन, वेरी गुड। वॉर्सो पैक्ट बेसिकली जब नेटो कंट्रीज में, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो फिर आप, कई लोग ये नहीं जानते, कई लोग कहते हैं कि हिटलर बहुत अच्छा था। मैं ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं जाना चाहूँगा, वरना कि कई लोग तो नहीं, जाना भी नहीं है। ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, हाँ। बिकॉज थोड़ा सा होता है, मेरे मन में भी एक आइडियोलॉजी है। हाँ। देखिए, जो सर क्लीमेंट एटली था उनका टाइटल था, तो क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल के बाद, यानी वर्ल्ड वॉर 2 वाले टाइम के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वाले पीरियड में जो मेन रहे उनका कार्यकाल, तो उस टाइम पे उनसे पूछा जाता है कि आपने क्यों, मतलब आपने भारत को क्यों छोड़ा। ये बहुत ही चलता है, आपको इस पर कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी और थियरीज भी मिल जाएंगे थियरी बनाते हुए, तो आपने क्यों छोड़ा। तो फिर क्लीमेंट एटली साहब कहते हैं कि सर क्लीमेंट एटली कहते हैं कि हम लोगों ने इसी वजह से छोड़ा, हम लोगों ने गांधी नेहरू की वजह से कुछ नहीं छोड़ा, हम लोगों ने तो नहीं सुभाष चंद्र बोस की वजह से छोड़ा। अब कई लोग इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, अगर हिटलर ना होता, अगर जापान ना होता, अगर आपका फासिस्ट इटली ना होता, तो फिर भारत को आज़ादी ना मिलती। अब बेसिकली है क्या कि आप ये भी तो सोचें कि कहीं ना कहीं यूएस का भी रोल है उसमें। यूएस का कैसे रोल है, जब वर्ल्ड वॉर 2 वाले पीरियड में, प्री वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 वाले पीरियड के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड था, उस समय यूएस ने एक ट्रीटी साइन कराई थी सारे की सारी जो कॉलोनियल पावर्स थी कि देखो हम तो आपका सपोर्ट करेंगे, बट ये भी जो आप अपना एक अलग से झोला टांग के चल रहे हो ना कॉलोनिज्म का, या आप कॉलोनियलिज्म का, कि आप
सारे देशों को लूटते हो, उनसे पैसा लेते हो और अपना किंगडम चलाते हो, उसको बंद कर देना वो ज़्यादा नहीं चलेगा, वरना आप ही को आगे चमाट पड़ेंगे। ये उन्होंने बोला। चमाट पड़ेंगे उसका एक अलग भी वर्ड हो सकता है कि बाद में आप ही को नुकसान होगा, तो फिर आप अपने हिसाब से लेके चलो। तो फिर उसके बाद ट्रीटी साइन जो है, उसके बाद ये भी बोला गया कि अब क्या होगा कि जैसे ये वर्ल्ड वॉर 2 वाला टाइम खत्म होगा तो फिर सारी कंट्रीज एक एक करके छोड़ती रहेंगी अपनी कॉलोनीज को, और ये टाइम कहीं ना कहीं 70s और 60s तक भी चला। उसके बाद तो ज़्यादातर कुछ ही कंट्रीज ज़्यादा आज़ाद हुई हैं, ज़्यादा कुछ कंट्रीज आज़ाद नहीं हुई हैं। तो उस वाले टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि ज़्यादातर कंट्रीज को आज़ाद किया गया। क्यों? क्योंकि यूएस ने पैक्ट साइन कराया। ठीक है, अभी और बहुत सारे एक सवाल और था बस। जी। अनप्रेडिक्टेबल बोला ना यूपीएससी को, ये अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। ये जीके कितनी इम्पोर्टेंट है इसमें? यूपीएससी स्टडीज में जनरल नॉलेज कितनी इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, तो G20 में एक कंट्री है जिसमें अब 100% इन्फ्लेशन चल रहा है, वो कंट्री है कौन? अर्जेंटीना। वो G20 में कैसे रह रहे हैं? ये प्रश्न अगर आए कैसे आंसर करें? सर देखिए, अर्जेंटीना जो है उसकी कहीं ना कहीं आप एक तरीके से देख सकते हैं कि आप एक तरीके से आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो अर्जेंटीना है वो कहीं ना कहीं पहले एक जियोपॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट कंट्री रही है। जियोपॉलिटिकली कैसे फॉकलैंड्स वॉर वगैरह जैसे भी कई सारे इवेंट्स हुए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका सोवियत यूनियन के साथ वगैरह वगैरह रिलेशन, ब्रिटेन के साथ, तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो उसके रिलेशंस बहुत ज़्यादा बुरे हुए थे, और कहीं ना कहीं जाएंगे कि डार्क पीरियड में गए थे, डार्क फेज में गए थे। तो उस टाइम कहीं ना कहीं अर्जेंटीना एक जियोपॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट कंट्री बन गया था, जिससे कई सारी कंट्रीज ट्रेड करना शुरू कर दिया था। जैसे एग्जांपल के रूप में प्राइम एग्जांपल है जो हमारे देश उस साइड खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, आज के समय पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तान जो है उसने, आपने सुना होगा कि F-16 जैसे फाइटर्स की भी बात चली थी बीच में, जो पाकिस्तान बेच रहा था अर्जेंटीना को। तो कहीं ना कहीं वो जियोपॉलिटिकली कहा जाए तो जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट कंट्री बन चुकी थी एक टाइम। आज से बहुत साल पहले जब भारत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई हुआ और उसके बाद एक देश बना बांग्लादेश। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि आपके पड़ोसी देश में अगर कुछ हो रहा है, वहाँ के लोग इनसिक्योर हैं, तो आप वहाँ ऑपरेशन चला के काम कर सकते हैं, जिसके आधार पर बांग्लादेश बना। तो रसिया यूक्रेन वॉर और इंडिया बांग्लादेश का जो वो सिनेरियो है, इसे आप कैसे रिलेट करते हैं? तो देखिए, टाइम स्पेस एक्सेस होता है वो भी मैटर करता है। टाइम उस टाइम था कोल्ड वॉर का, और स्पेस क्या था? साउथ एशिया। उस टाइम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो था, या फिर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड जो कंट्रीज थी वो ज़्यादा इस वाले क्राइसिस पे, बांग्लादेश क्राइसिस पे नहीं थी। वो अलग बात है जो यूएस ने अपनी फ्लीट भेजी थी, और जो सोवियत यूनियन की जो सबमरीन तैनात थे हमारे बॉर्डर पर हमें सपोर्ट करने के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं उसका भी एक एंगल आ जाता है। बट द थिंग इज कि हम लोग इस वजह से उसको, एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की अलग है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अलग है, हमारे यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अलग है। और हम लोग एक चीज़ रिलेट इस वजह से भी नहीं कर सकते कि बिकॉज हमारे देश में कभी कम्युनिज्म था ही नहीं था, हम लोग के नेशनल लेवल पे नहीं था। ये तो यशवर्धन आइडियोलॉजी की बात आप बता रहे हैं कि यहाँ नहीं था, ये चीज़ें नहीं चल रही, लेकिन ये जो सिनेरियो अभी बना है, सेम ऑपरेशन बांग्लादेश के टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था, ऐसा ही ऑपरेशन जो वहाँ भी अभी हो रहा है, ब्लैक सी को लेकर या फिर अलग अलग नाटो को लेकर, ये एक एक भाग है उसका, लेकिन सिनेरियो तो सेम बन रहा है। जैसे रसिया अभी कर रही है, वैसे भारत ने तो पहले किया था, तो इसे आप रिलेट नहीं कर पा रहे? नहीं सर, आई डोंट थिंक कि हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम कुछ अलग टाइम स्पेस एक्सेस पर, उस टाइम कोल्ड वॉर का ज़माना था। अभी है क्या कि अभी के टाइम पीरियड में हमारे यहाँ एकदम चेंज हो गया है। जो पूरा जो वेस्ट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है कि वेस्ट ये यूक्रेन को सपोर्ट करो, तो फिर हम लोग इनडायरेक्टली रशिया को हरा देंगे, और जो रशिया के और उसके चट्टे बट्टे वो उसको सपोर्ट करें कि हम तुम्हें सपोर्ट करें। यूक्रेन मतलब वो ज़्यादातर न्यूट्रल कंट्री है, इंडिया में वो ज़्यादा कंबाइन नहीं कर रहा हूँ। बट द थिंग इज, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इसको इस वजह से रिलेट नहीं कर सकते बिकॉज पूरा वेस्ट अभी यूक्रेन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है, उस टाइम नहीं था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसे अलग भी क्राइसिस थे उस टाइम पर, उस टाइम एक अलग ही दुनिया थी।
और जैसे कि हमारे जो ऑनरेबल EA सर हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सर हैं, डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उन्होंने भी कहा था कि जैसे अभी वो वाला टाइम था और अभी वाला टाइम है, जो पुराने टाइम के लोग हैं वो अभी भी उसको सेम टाइम मान के चल रहे हैं, और जो पुरानी वाली आइडियोलॉजी के कोल्ड वॉर के ज़माने में अभी भी अपने मन ही मन जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। और यही चीज़ हम लोग को अभी भी अपनानी पड़ेगी। अभी कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट नहीं, अभी डिफरेंट आइडियोलॉजीज और डिफरेंट माइंडसेट के लोग के बीच में बहुत चल रहे हैं। ये तो ऑडियंस के सवाल यहाँ पर हुए। एक सवाल मेरा यशवर्धन आपसे ये भी है, क्योंकि आप UPSC के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसे में सबकी इच्छा होती है कि वो IAS ऑफिसर बने, लेकिन मैं पढ़ रही थी कहीं कि आप IFS बनना चाहते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, कहीं ना कहीं मेरा बचपन से सपना ये रहा है कि इंडिया को फॉरेन और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना। तो फिर उसी सपने को आगे रखते हुए मुझे लगा कि अगर मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाता हूँ तो किसी ना किसी एम्बेसी में पोस्ट दूँगा या फिर साउथ ब्लॉक में पोस्ट दूँगा, कहीं पे भी पोस्टिंग रखूँगा, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। अगर मैं देश को रिप्रेजेंट कर पाऊँगा, सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात यही होगी मेरे लिए। तो फिर एक तो कंट्री को रिप्रेजेंट करना था, और दूसरी चीज़ एक और चीज़ है कि इंडिया ने कई बार चीज़ों को मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए तो फिर आफ्टर 2016 और या फिर कहा जाए आफ्टर 2018 हम लोगों ने किसी ना किसी चीज़ के ऊपर अपना क्लेम रखना शुरू भी किया है। उसके पहले कहीं ना कहीं हम लोग क्लेम तो रखते थे, पर बहुत ही साइलेंट लेवल पर क्लेम रखते थे। तो हम लोग का जो क्लेम रखने का जो पॉलिसी है वो 2018 के बाद कहीं ना कहीं उभरा है, जिसमें से आपने अरुणाचल प्रदेश वाला मामला देखा, वो ज़्यादा एक्टिव 2019 और 2018 के बाद से ज़्यादा हुआ है। और आप एक और चीज़ देखेंगे कि हम लोगों ने क्लेम इस वजह से, और योगा जैसे और जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसको भी हम लोगों ने ज़्यादा क्लेम करना शुरू किया है आफ्टर 2018। सो द थिंग इज कि हम लोगों ने जब क्लेम करना शुरू किया ना, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये चीज़ आई कि हम लोग इतने टाइम से क्लेम नहीं करते हैं, और अगर हम लोग को देश को विश्वगुरु बनाना है तो कहीं ना कहीं देश को विश्वगुरु बनाने के लिए हम लोगों ने जो पहले विश्वगुरु थे उस टाइम पे जो हम लोगों ने अपनी चीज़ें दी, अपनी जो हम लोगों की जो थिंकिंग थी, हमारी जो नॉलेज थी, जो हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर की, क्यों ना उसको एक बार फिर से शेयर किया जाए, क्यों ना उस पर क्लेम रखना शुरू किया जाए। बीच में तो ऐसे भी छोटी मोटी खबरें आती रहती थी कि USA का कोई राइट विंग ग्रुप है, फार राइट विंग ग्रुप है, फार राइट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उसने ये कह दिया कि योगा तो हमारे यहाँ से आया, या फिर किसी सऊदी अरेबिया में किसी पर्सन ने बोल दिया, या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने बोल दिया कि अरे योगा वगैरह जैसे आइडियोलॉजीज तो हमारे यहाँ से आई। तो कई बार ऐसी भी चीज़ें देखी गई हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग देश को आगे रिप्रेजेंट करेंगे फॉरेन लेवल पे, इंटरनेशनल स्टेज पर, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या किया है और क्या दिया है इस पर। यशवर्धन, अभी जो हम लोग की फॉरेन पॉलिसी है, इस कंट्री ने 3 तरह की पॉलिसी पहले देख चुकी। एक नेहरू मॉडल था, उसका फिर एक इंदिरा के समय में फिडेल कास्ट्रो, यासिर अराफात जो भी एक था वो एक अलग मॉडल था। तो पॉलिसी शिफ्ट कितने हद तक हुई है? अब जो मोदी के समय में जो फॉरेन पॉलिसी है उसका टिल्ट क्या कहता है? एक हम लोग जो खबरें दिखाते हैं, जैसी खबरें हम लोग देखते हैं, उसमें ये अक्सर कहा जाता है कि चाइना को हम हरा देंगे, चाइना ये है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि चाइना सुपर पावर है, एक रिपोर्ट ये बताती है कि चाइना जो सुपर पावर के 7 क्राइटेरिया है, जो थ्योरी आई थी बहुत पहले 1946 के आसपास या उस समय आई थी, किताब आई थी उस पर, तो ये अभी मेरे हाल में एक रिपोर्ट देखी। तो अभी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ ने इस पर कहा कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, ये वो जमाना चला गया कि इट वॉज टिल्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान, इट शुड बी चाइना सेंट्रिक नाउ, नंबर 1। तो क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में चाइना सबसे बड़ा फैक्टर है? और अगर चाइना बड़ा फैक्टर है, अमेरिका को किस रूप में हम लोग देख सकते हैं? हम लोगों को कितना भाव देना चाहिए अमेरिका को और कितना भाव देना चाहिए चाइना को? पाकिस्तान तो खैर अपनी मौत खुद मर रहा है। तो फिर सर आई थिंक सो कि मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, आपने जैसे जो 3 टाइप्स की फॉरेन पॉलिसीज बताया, नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी में था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नाम का एक अलग कल्चर था कि हम लोग किसी कंट्री के साथ अलाइन नहीं होंगे, फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश करेंगे, फॉरेन एम्बेसीज इस्टेब्लिश करेंगे, पर किसी के कंट्री के साथ अलाइन नहीं करेंगे। नेहरूवियन पॉलिसी थी। IG पीरियड है, इंदिरा गांधी पीरियड, इंदिरा मैडम ने ये कहा कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, यहाँ पर हम लोगों के प्रियम्बल में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करा दिया सोशलिस्ट वर्ड हमारी प्रियम्बल में, जो समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कहीं ना कहीं वो भी डिबेट में रहा है, कंट्रोवर्शियल रहा है कि क्यों ऐड किया गया। सो द थिंग इज कि हम लोग क्या हमेशा से फॉरेन पॉलिसीज डिफरेंट रही हैं, हमेशा अलग अलग प्राइम मिनिस्टर। सो द थिंग इज कि टाइम पे सक्सेस है पॉलिसी में। नेहरू जी की एक पॉलिसी थी कि एक तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, जो जिसको हम लोग कह सकते हैं गांधी जी की एम.के. गांधी जी की पॉलिसी से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे। लेकिन इंदिरा मैडम को ये पता था कि अगर हम लोग एक जगह या फिर दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर जो नया उभरता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें कहीं ना कहीं छुप जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद की कंट्री को डिफेंड करने के लिए पॉलिसी अपनाई। और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि जो हम लोगों के मिलिट्री चीफ है उन्होंने कहा कि हम लोग का पाकिस्तानी सेंट्रिक नहीं लेकिन चाइनीज़ सेंट्रिक होना चाहिए हम लोग के थॉट्स। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि चाइना ने नए नाम रखे हैं जांगान, जो जांगान फिर 2017 में 6 नाम बदले, 2021 में 15 नाम बदले और अभी 11 नाम बदले जगहों के। तो देखिए अब उन लोगों को तो कोई काम नहीं है, उन लोगों को अरुणाचल में अभी वो लोग केवल नाम चेंज करें और इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का क्लेम है, उन लोगों का क्लेम है, नए नाम रखने से कोई नया क्लेम नहीं आ जाता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हम लोगों ने जो हम लोग की जो मिलिट्री चीफ सर ने कहा है वो मेरे हिसाब से सही है, बिकॉज जो पाकिस्तानीज हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ हुई मैं ज़्यादा, बिकॉज अभी जो मैं लैंग्वेज बोलूँगा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा टेक्निकल और ज़्यादा देशी लैंग्वेज के बीच में होगा। देखिए भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। बाकी मैं मेन टॉपिक पे आते हुए ये कहना चाहूँगा कि द थिंग इज कि जो हमारी चाइनीज़ के साथ फॉरेन पॉलिसी रही है और जो हमारी पाकिस्तानीज़ के साथ फॉरेन पॉलिसी रही है, हम लोगों के लिए पाकिस्तान इस वजह से इम्पोर्टेंट था पहले बिकॉज उस टाइम कोल्ड वॉर था, यूएसए सपोर्ट करता था पाकिस्तान को। बट बीच में इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब ने क्या किया, उन्होंने कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, तो वैसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इमरान खान जी के जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी वो हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज वो ज़्यादा बोलते ही थे, कुछ करते नहीं थे ज़्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान हम लोगों के लिए अभी ज़्यादा, हम लोग का मेन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं बल्कि हम लोग का होना चाहिए चाइना की तरफ। क्योंकि अगर हम लोगों ने हल्की सी भी गलती की या फिर अगर ये रशिया यूक्रेन वाला वॉर थमा, ताइवान वॉर वाला थमा, ताइवान वाला मुद्दा, तो कहीं ना कहीं वो साउथ एशिया में आकर रुक सकता है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होगा, बट अगर रुकता है तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को 3 फ्रंट वॉर झेलना पड़ सकता है। म्यांमार ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, बट हो सकता है वो करे, बिकॉज वहाँ पर प्रो चाइना रेजिम चल रही है। चाइना अटैक कर सकता है और पाकिस्तान अटैक कर सकता है। आखिरी सवाल इसी टॉपिक का एक्सटेंशन है और लास्ट है कि आपको ऐसा लगता है कि चाइना जो है इन फ्यूचर अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है? अभी चाइना ने हेनान आइलैंड पे एक ICBM न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल्स के से लैस एक सबमरीन तैनात किया। ये समय ऐसा पहली बार हुआ है जबकि चाइना के रेंज में अमेरिकी सिटीज़ डायरेक्ट होंगे और इसको जो नेटो कंट्री है थ्रेट के रूप में ले रही हैं और अभी एक कंट्री फिनलैंड शामिल हुआ है। तो हमको दोनों का समझने में मेरी मदद कीजिए कि क्या चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? हालांकि टॉपिक बहुत लंबा एक्सटेंसिव है, छोटे से अगर आंसर दे देंगे, समझा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्वेश्चन है, क्या चाइना नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा? तो क्वेश्चन ए है दैट इज द थिंग कि कहीं ना कहीं यूएस का जो इतना चल रहा था बहुत टाइम हो गया, कभी ना कभी कोई कंट्री का सूरज ढलता है, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो। एक चीज़ आती है कि यूएसए जो था उसमें कोल्ड वॉर टाइम नहीं था, उसमें भी वो कहीं ना कहीं जीत गया, कहीं नहीं जीता लेकिन कहीं ना कहीं जीत गया और वो खुद को विक्ट्री के रूप में भी लेके चलते हैं उसको USSR की डिसोल्यूशन। और कहीं ना कहीं एक और चीज़ कि अगर वो, और मैं इसे 100% श्योर और मैं 100% एग्री करता हूँ कि वो चाइना USA को रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज द रीज़न इज कि चाइना आज के समय जो अपने मिलिट्री पावर एक अलग चीज़ होगी, आज के समय पैसा ही पावर, जिसके पास पावर है, उसका मतलब उसके पास मनी, और जिसके पास मनी उसका मतलब उसके पास पावर। चाइना ने बहुत ही कई सारी कंट्रीज़ के इकोनॉमिक सिस्टम्स को डोमिनेट किया और कहीं ना कहीं उसने डोमिनेट किया है
एक और चीज़ है कि उसके जो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं अपनी कंट्री में, जो उसने एक्सपोर्ट ज़्यादा किए हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाए हैं, वो ये चीज़ दिखाता है कि उसका इकोनॉमिक सिस्टम पावरफुल है, पैसा उसके पास है, और जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर होती है। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखेंगे कि रशिया के साथ ज़्यादा अलाइन हुआ है, और जो रशिया है उसका भी कहीं ना कहीं सूरज ढल रहा है, बिकॉज रशिया का जो सूरज है वो इस वजह से ढल रहा है बिकॉज अभी ना कभी, मतलब आपने अभी जैसा कि देखा ही कि यूक्रेन वॉर से साबित हो गया कि जितना रशिया खुद को शोकेस करता है उतना भी वो पावरफुल नहीं है। अगर किसी कंट्री के पास मैन पावर है, किसी कंट्री के पास जीतने का विल है, किसी कंट्री के लोगों के पास, जनता के पास जीतने की विल है, अपने देश के लिए मर जाने की विल है, तो उसके सामने कितना भी पावरफुल देश हो वो हार सकता है, हार जाएगा 100%। सो द थिंग इज कि मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम लोगों ने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा, चाइना एक उगता सूरज है। आपने बीच में देखा भी होगा कि रशिया और चाइना ने अपनी कॉपरेशन ज़्यादा बढ़ाई है शी जिनपिंग की विजिट के बाद, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि चाइना रिप्लेस कर सकता है यूएसए। यशवर्धन, एक सवाल, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत कॉन्फिडेंस है आपने। आपका बचपन बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो गया, और मेरा सवाल ये कि क्या अब बचपन बाकी है और आप कभी ये भी सोचते हैं कि क्रिकेट देखते हैं या सिनेमा या इस तरह कुछ बचपन वाला कुछ आपके अंदर है? या तो देखिए, चाहे कोई कितना भी पढ़ ले, चाहे कोई जितना भी रिसर्च कर ले, चाहे वो कितना भी पढ़ ले, वो अपने एज के हिसाब से ही रहते हैं। जैसे मैंने अभी सर ने जो पहला डाउट पूछा था उसमें मैंने देखा कि सर बहुत काम थे, और सर की एज पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज सर इज़ वेरी एक्सपीरियंस, सर बहुत एक्सपीरियंस है, और सर को इतना नॉलेज है कि सर ने बहुत ही कामली क्वेश्चन पूछा, उतना हड़बड़ाया नहीं। तो फिर कहीं ना कहीं तो एज के हिसाब से भी आपका जो नेचर है वो डिपेंड करता है। चाहे मैं जितना भी यंगेस्ट हिस्टोरियन बन जाऊँ, चाहे मैं कितना भी द यंगेस्ट हिस्टोरियन बन जाऊँ, सिविल सर्विसेज के जो आसपास है उनको पढ़ाऊँ, कहीं ना कहीं मैं तो 12 साल का ही बच्चा हूँ। बिल्कुल वो हैं आप, लेकिन क्या कभी आपका दिल चाहता है क्रिकेट देखें या कोई सिनेमा देखें, या कौन पसंदीदा क्रिकेटर है आपका? सर वो मैंने कब कहा कि मैं नहीं देखता। आपने पूरा शेड्यूल बताया कि रात में 12 बजे तक पढ़ता हूँ। तो देखिए, वो कई बार डिपेंड भी करता है, कई बार आप ऐसा नहीं होता कि आप रोज़ ही पढ़े जा रहे हैं, कीड़े मकोड़े बन गए किताब के। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी होती है कि आप कहीं ना कहीं संडे सैटरडे को ब्रेक तो लेते ही, हाफ डे रखते हैं, हाफ डे पढ़ाई करते हैं, हाफ डे क्रिकेट देखना या फिर क्रिकेट खेलना। बाय द वे जो फेवरेट क्रिकेटर है वो है रविंद्र जडेजा, और क्रिकेट देखता भी हूँ, खेलता भी हूँ, मनोरंजन एंटरटेनमेंट जितना मेरा हो सके मैं उतना करता हूँ। और उसके आगे आपने जो कहा कि मेरा जो बचपन आया है कहीं ना कहीं, मतलब मैं जीता हूँ, मूवीज़ देखने जाता हूँ, पापा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, पापा का भी बहुत उसमें रोल है कि पापा ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ की बुक भी पापा, लाइक मैं कहीं पे गया या फिर मैंने कभी ऑनलाइन ऑर्डर की बुक, तो पापा कहते हैं कि मैंने पापा को बस बुक का नाम बताता हूँ, पापा ने बोला कि कितने किए, ठीक है पेमेंट हो गई। पापा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि अरे इतनी महंगी बुक क्यों ऑर्डर कर रहे हो, तो 3000-4000 की बुक क्यों खरीद रहे हो, एक साथ 4-5 किताबें इतनी मोटी क्यों ले रहे हो। पापा ने हमेशा सपोर्ट किया एंटरटेनमेंट, जब मुझे पढ़ने का मन होता था। चलिए, पापा की यहाँ पर बात हुई, यशवर्धन अपने पिता के बारे में बता रहे हैं, तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि यशवर्धन के पिता भी हमारे साथ हैं, अंशुमन जी हमारे साथ हैं। अंशुमन जी, अक्सर होता है कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आपका तो बच्चा ही आपको उल्टा पढ़ा दे, इतनी काबिलियत है इस बच्चे के अंदर, तो कब से आपने इसको नोटिस करना शुरू किया? क्योंकि जैसे कि अभी यशवर्धन ने बताया कि आपने कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं यशवर्धन को। एक्चुअली मैम, यशवर्धन शुरू से ही एक अलग प्रतिभा के थे, और बचपन से मैं देखता था कि कुछ भी ये करते थे तो नॉर्मल बच्चों से हटके करते थे, तो लगता था कुछ तो अलग है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती गई, इनकी वो जो प्रतिभा थी वो अलग निखरती गई, और जब अभिनंदन जी पाकिस्तान में अरेस्ट हुए थे जी, और उनका प्लेन वहाँ क्रैश हुआ, तो पूरा देश परेशान था, तो हम लोग भी सब परेशान थे कि अब क्या होगा। उस समय इन्होंने बताया कि जो है किस तरीके से हम उन्हें ला सकते हैं, और क्या क्या जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, इन्होंने एयरवे वो सारी चीज़ें बताई,
उस दिन मुझे लगा कि यशवर्धन कुछ अलग है, और फिर उस दिन के बाद हमने इनको सपोर्ट करना शुरू किया। और आज मैं देख करके मैं रियली मैं शब्द नहीं है, मुझे प्राउड है कि आज बेटा हमारा सबके सामने। यशवर्धन की मम्मी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे कार्यक्रम को जरूर देख रही होंगी। उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्हीं की किताबों से पढ़ना सीखा यशवर्धन ने, जैसे कि इन्होंने बताया कि उन्हीं की किताबें पढ़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मम्मी घर की लक्ष्मी हैं, देवी हैं, और रियली मैं बताऊं मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, और रिस्पेक्ट इसलिए भी करता हूं कि आज यशवर्धन जो भी हैं उन्होंने बनाया है। तो एक जो मातृत्व शक्ति होती है, जो महिला सशक्तिकरण है, वो मैं कहता हूं कि प्रत्यक्ष रूप में आप देख सकते हो। ये है ताकत जो इस देश को एक इस तरह का नायाब हीरा तराश के दे सकती है। मैं प्रणाम करता हूं इनकी मदद को, नमन करता हूं। अच्छा, ये भी बताइए कि यशवर्धन के साथ जो बच्चे हैं, जो इनके साथ खेलते हैं, वो किस तरीके से इनको ट्रीट करते हैं? मतलब उनको तो कई बार लगता होगा ये तो हमसे बहुत समझदार हैं, तो थोड़ा हिचकिचाते हैं, या वैसे ही नॉर्मल ट्रीट करते हैं इनके साथ? एक्चुअली में यशवर्धन जो है जब खेलते हैं तो ये मतलब लगेगा ही नहीं कि ये वही यशवर्धन है। हाँ। जब उन बड़ों से मिलेंगे तो बड़ों जैसी बातें, छोटे से मिलेंगे तो छोटे जैसी बातें, बहुत छोटे बच्चे से मिलेंगे तो उसके साथ, उस बच्चे के साथ भी वैसी बातें। और मतलब ये डिपेंड अपॉन सिचुएशन अपने आप को उस सिनेरियो में ढाल लेते हैं, और उसमें बहुत बड़ा रोल इनकी सिस्टर का भी है। वो भी आज 14 साल की हैं और राष्ट्रीय स्तर की कविताएं लिखती हैं। तो आज यशवर्धन जो भी हैं उन्होंने भी, उसमें भी, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। कहते हैं कि कच्ची उम्र में जो बच्चे होते हैं वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। कभी आपने सोचा था कि आपका इतना नन्हा सा बच्चा नन्हा इतिहासकार का दर्जा प्राप्त कर लेगा, डाक टिकट पे इनकी फोटो छपेगी? कभी ऐसा सोचा था? मैम कभी नहीं सोचा था, और सब कुछ जो कुछ देख रहा हूँ सिर्फ एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ एक सपना है जो मैं खुली आंखों से देखता हूँ। बिल्कुल, कहते भी है ना कि वैसे तो रेस में सब दौड़ते रहते हैं और हर कोई चाहता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ जो भी है, जो काम कर रहे होते हैं, कि हमसे कहीं आगे ना निकल जाए। और रिश्तों में भी अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन माता पिता हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा हमसे आगे निकले, ये सोचते हैं। लेकिन आपने तो इतनी कम उम्र में ही देख लिया कि आपका बच्चा आपसे कहाँ कितने आगे निकल गया। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैं शुरू से, मुझे भी कुछ ये था कि कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, देश के लिए करना है, राष्ट्र के लिए करना है। राष्ट्र प्रथम हमेशा मेरे लिए रहा, और एक सोच थी कि मैं हारूं तो बेटे से हारूं। मैं आज व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि मैं हारूं तो बेटे से हारूं, बेटी से हारूं, मतलब बच्चों से हारूं। लेकिन आज बच्चों ने वो चीज़ सिद्ध किया है, और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। बच्चों ने तो हारने की आप बात कर रहे हैं, इस तरीके से जिता दिया है आपको कि पूरे देश में आज आपको यशवर्धन के पिता के नाम से जाना जा रहा है। इससे बड़ी पहचान आपके लिए क्या होगी? यशवर्धन, हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं और इस वक्त जो बच्चे भी आपको देख रहे हैं, अगर वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं मेन यही कहना चाहूँगी कि जो भी एस्पिरेंट्स की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उनको हमेशा यही ध्यान में रखना है कि कभी भी टॉपर्स वीडियोस और जो मोटिवेशनल वीडियोस है, ग्रैंड एंट्री वीडियोस है, प्लीज़ वो मत देखिए, टाइम वेस्ट होता है उससे एज अ पॉइंट। और कई सारे, मतलब मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि कई सारे टॉपर्स अपने वीडियो में, कई सारे एस्पिरेंट्स भी कहते हैं कि उस टॉपर ने AIR उस वाले ने ये कहा था अपने इस वाले इंटरव्यू में कि उसने 12-12, 16-16 घंटे पढ़ा है दिन में, और रोज़ पढ़ता था, दिवाली के दिन भी, होली के दिन भी। चलता है, समझ में आता है, बट द थिंग इज कि वो क्यों टॉपर बना? 15-15, 16-16 घंटे पढ़ने से नहीं, 15-15, 16-16 घंटे वो जो स्टडी मटेरियल, उसमें सही स्टडी मटेरियल पढ़ा। मार्केट में तो आपको हज़ारों भी नहीं, आज के समय तो ये जो एजुकेशन का मार्केट है, स्पेशली यूपीएससी का मार्केट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का मार्केट है, ये कोई मार्केट नहीं है, अब एक कहा जाए तो फिर बिग बाजार बन चुका है, स्टॉक मार्केट बन चुका है। इसमें हर कोई अपना अपना स्टेक खरीदना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। बट उस दौड़ में आप कहीं ना कहीं आपको पीछे नहीं होना है। आपको 1000 स्टडी मटेरियल मिलेंगे, लाख स्टडी मटेरियल मिलेंगे, PDF कलेक्टर नहीं बनना है कि उस कोचिंग का स्टडी मटेरियल का PDF कलेक्ट कर लिया, ये कर लिया। पढ़ते कई सारे एस्पिरेंट्स नहीं है, बस कलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं।
मेन यही चीज़ ध्यान में रखिए, 16 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपने 16 घंटे को कहाँ यूटिलाइज किया उससे कुछ और सवाल है? ये जो भी गुड्स चाइना के बाइकआउट हो रहे हैं उससे चाइना की इकोनॉमी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, बी इट एट द टाइम ऑफ दिवाली और बी इट एनीथिंग, बी इट एनी से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस और एनीथिंग। तो लोग बेसिकली बाइकआउट कर रहे हैं चाइना गुड्स को, तो कहीं ना कहीं चाइना की जो इकोनॉमी है वो हैम्पर हो रही है। और हैम्पर होने से डू यू थिंक हाउ कुड यू बी 100% श्योर कि चाइना जो है वो एक नेक्स्ट सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी इकोनॉमी हैम्पर होगी जिससे उसके पास एम्पल मनी शायद ना हो। और दिस टाइम दिस इज इंडिया एंड इफ चाइना से कंटिन्यू दिस सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स जो कि एक इलीगल ऑक्यूपेंसी, लैंड ऑक्यूपेंसी और ये सब हैं, और दूसरी कंट्री से अच्छे रिलेशनशिप नहीं बनाना है, नहीं मेंटेन करना है, तो इससे चाइना की क्रेडिबिलिटी हैम्पर होगी, चाइना की इकोनॉमी हैम्पर होगी। तो आप कैसे कह सकते हैं 100% श्योर हूँ मैं कि चाइना एक सुपर पावर बनेगा आफ्टर अ ब्रेक? चाइनीज इकोनॉमी जो है वो ऐसा नहीं है कि इंडिया ठीक है बहुत बड़ा इम्पोर्टर है चाइनीज गुड्स का, बट दैट इज नॉट द थिंग कि चाइनीज इकोनॉमी जो है वो पूरे के पूरे हमारे ऊपर डिपेंड करती है, बट एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी इज डिपेंडिंग अपॉन द इंडियन मार्केट एंड इंडियन मार्केट सिस्टम। तो आई डोंट थिंक कि इफ बिकॉज ज़्यादातर जिस कंट्री के साथ ज़्यादा चाइना के अच्छे रिलेशन थे वो ज़्यादा एक्सपोर्ट वहाँ पे नहीं करता, लाइक जापान इज अ प्राइम एग्जाम्पल। और ज़्यादातर उन कंट्रीज के साथ भी उसके बॉर्डर रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं और लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं, बिग मैन्युफैक्चरर्स। आपने बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब यहाँ पर दे दिए हैं यश, क्योंकि समय हमारे पास भी कम है और हम जानते हैं कि आपको भी एक कार्यक्रम में जाना है, तो आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे तमाम ऑडियंस को, तमाम दर्शकों को दी। हम तो यही कहेंगे कि आपका यश इसी तरीके से पूरे देश में बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ यशवर्धन की पाठशाला में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।